हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से मस्त पढ़ाई आपकी चल रही होगी। जो लोग कांस्टेबल वाले हैं उनकी रनिंग चल रही होगी, ठीक है। टेंशन में भी होंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड और जो भी रिलेटेड JKSSB एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, सीरीज़ स्टार्ट की थी 1 चैप्टर 1 शॉट करके। उसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए हैं, 3 चैप्टर के MCQs भी हम लोगों ने कर लिए हैं। उसके बाद मैंने बोला था MCQ आपको मेंसुरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और मेंसुरेशन आपकी इस तरीके से स्टार्ट होगी, बाकियों की तरह ये मेंसुरेशन जो है वो नहीं होगी जो आपको पढ़ के दूसरे दिन तीसरे दिन भूल जाएगी। आपको मेंसुरेशन इस तरीके से आपके दिमाग में घुसेगी कि आपको भूलने वाली नहीं है। और फिर भी अगर आपको भूल गई कभी, तो आपके पास इतने तरीके होंगे कि आप लोग उसको दोबारा से खुद से उसको रिवाइज़ कर सकते। रिवाइज़ नहीं करना मतलब खुद से दिमाग में आपके इतने तरीके होंगे कि आप उसको निकाल सकते हो। कोई फार्मूला भूल भी गया तो आपके पास इतना टाइम होता है एग्जाम में कि आप फार्मूला निकाल भी लो वहाँ पे, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। एक बार आप पढ़ लो बस, उसके बाद आपको कभी नहीं भूलने वाला ये। कभी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि अब 20 साल बाद बोलोगे तो फिर आ जाओगे वीडियो पे दोबारा कि आपने तो बोला था नहीं भूलेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपको 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद दोबारा भूल जाता है, वो चीज़ आपको नहीं भूलेगी, आपको रिटेन रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन। अब ये इतना मुश्किल क्यों करते हैं? मुश्किल क्यों है? मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाया गया है। ये टीचरों द्वारा ही मुश्किल बनाया गया है। ये और ट्रिग्नोमेट्री पहले ही बच्चों के मन में डाल दिया जाता है 10th में कि ट्रिग्नोमेट्री अब आएगी, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो वो बच्चा पहले ही डर जाता है 9th में ही। तो वैसे ही मेंसुरेशन में आपको डरा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है? मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। मेंसुरेशन का क्या मतलब है? मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब इसमें 2 तरह की फिगर्स आती हैं, एक आता है हमारा 2D फिगर और एक आता है 3D फिगर। जब मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के वेरिएबल हो सकते हैं। हमारे पास प्लेन होता है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो हमने पढ़ा था हमारे पास XY प्लेन होता है। X यहाँ पे आता है हमारा, Y हम यहाँ पे लेते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन जनरल जो है X यहाँ Y यहाँ। तो 2D फिगर मतलब जो 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट की जाए, जो X और Y में रिप्रेजेंट की जा सके। जैसे स्क्वायर है तो यहाँ मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, जैसे सर्कल है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे पैरेललोग्राम है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जब मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, उन चीज़ों को मैं क्या बोलूँगा? उन चीज़ों को मैं बोलूँगा 2D 2 डायमेंशनल फिगर्स, जिसमें क्या क्या आता है आपका? स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, सर्कल आता है, पैरेललोग्राम आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है। ये सारी चीज़ें, ये सब का सब किस में आ जाएगा? रोम्बस, सारी चीज़ें सब में किस में आ जाएंगे? 2D में। उसके बाद आते हैं 3D फिगर। 3D फिगर में क्या होता है? XY तो होता ही होता है, साथ में उसको Z भी चाहिए, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल प्लेन में हम इसको बना सकते हैं। जैसे स्फेयर है तो आप बोलोगे सर स्फेयर तो ये है, स्फेयर तो ऐसे बना दिया आपने, स्फेयर ऐसे, लेकिन स्फेयर ऐसे होता नहीं है ना। अब जब आपका बॉल है, ठीक है, आप एक बॉल ले लो और एक वो ले लो, मतलब चूड़ी ले लो, सपोज पतली सी चूड़ी। तो चूड़ी जो है वो 2D हो गया, लेकिन जो बॉल है वो 3 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की तरफ भी आया हुआ है, आया है ना बाहर की तरफ भी। तो वो स्फेयर जो होगा या बॉल जो होगा वो 3D फिगर है, और जो आपकी चूड़ी होगी जिसकी थिकनेस आप ना के बराबर मानो, वो क्या है? आपकी 2D है, ठीक है। तो चलें 3D की तरफ। 3D के में क्या क्या आएगा? क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, स्फेयर आएगा, सिलेंडर आएगा, प्रिज्म आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा बहुत फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट आपको मैं नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में ये S स्क्वायर इसका एरिया होता है, 4S इसका पेरीमीटर होता है, ये रेक्टेंगल आ गया, ये इसका पेरीमीटर, ये इसका एरिया। डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। यही प्रॉब्लम है पढ़ने में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम इसी चीज़ में है कि हम लोग डायरेक्ट घुस जाते हैं, और आपको जो पढ़ा रहे होते हैं वो भी डायरेक्ट इसमें चले जाते हैं। नो डाउट आपका थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बचेगा। सपोज कि मेरा लेक्चर 30 मिनट का होगा, उनका हो सकता है 20 मिनट का, 15 मिनट का होगा। आपका टाइम तो बचेगा, लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगी जो चीज़, तो 10 मिनट बचा के करोगे क्या? ठीक है। तो हम लोग तरीके से पढ़ेंगे, एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मैं लोग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या फिगर ले रहा हूँ? पैरेललोग्राम ले रहा हूँ। सर पहले ही पैरेललोग्राम लोग तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, आसान से फिगर से। आप पहले ही पैरेललोग्राम ले रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तो मैंने क्या ले लिया? पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसी 4 साइडेड फिगर है। पहले तो क्वाड्रिलेटरल में आता है सारा कुछ, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइडेड फिगर, उसी के अंदर स्क्वायर आता है, उसी के अंदर रेक्टेंगल आता है, उसी के अंदर पैरेललोग्राम आएगा, उसी के अंदर रोम्बस आएगा। सारी जो है फिगर्स उसी के अंदर आएंगी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो पैरेललोग्राम भी क्या है? हमारे पास एक
फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, उसमें होता क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। क्या सर ऑपोजिट साइड मतलब दोनों साइड्स, दोनों पेयर्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये मैंने सिंबल बनाया है पैरेलल का और ये मैंने सिंबल बनाया है इक्वल का। सिमिलरली ये वाली साइड इस साइड के क्या होगी, पैरेलल, और ये क्या है, इक्वल भी है। हाँ सर समझ आ गया पहला पॉइंट। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, इसका मतलब ए जो है वो सी के बराबर होगा और बी जो है वो डी के बराबर होगा। हाँ सर समझ आ गया। उसके बाद डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब होगा, सर ये तो हमको दिख ही रहा है कि डायगनल्स जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो काट रहे हैं। तो इसमें बताने वाली क्या बात है, इसमें बताने वाली ये बात है डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ओ डी वाला पार्ट वो इस पार्ट के बराबर होगा, समझे। ये वाला जो है वो इसके पार्ट के बराबर होगा और ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब है डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। अगला बताओ, ईच डायगनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ईच डायगनल, सर ईच डायगनल मतलब या तो ये डायगनल ले लो या तो ये डायगनल ले लो। तो हर एक डायगनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जैसे सपोज मैंने ये पैरेललोग्राम ले ली। हाँ सर फिर से बताओ, ऊपर वाली फिगर में थोड़ा सा गंद बढ़ गया। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक डायगनल हो गया। ये जो डायगनल है ये पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल ये है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी होंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे चेक करेंगे, आपको पता है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड जो है वो इसके बराबर है, ये एंगल जो है वो इसके बराबर है। बाई साइड एंगल साइड हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी है नहीं, तो इसीलिए मैं डीप उसमें जा नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स थे। अब ये पॉइंट्स सर आपने क्यों बताया, इसका क्या मतलब है, हम पैरेललोग्राम जब पढ़ते हैं तो हम तो यही पढ़ते हैं कि पैरेललोग्राम जो है अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं और उससे काम हमारा चल जाता है, काम चल जाता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस समय इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी जब यूज़ होती है तो आपसे क्वेश्चन नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रॉपर्टीज़ जो है वो ध्यान से देखते ही नहीं हो। आप लोग सिर्फ क्या पढ़ते हो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, वो पैरेललोग्राम होगा बस। आपको ये पता ही नहीं होता कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर है, मतलब अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होता। हाँ सर ठीक है, तारीफ मत करो, चलो आगे। उसके बाद सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स भी जो है वो 180 होगा। एडजेसेंट एंगल मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम मिला के भी क्या होगा, 180 डिग्री। क्या सर बी और सी भी एडजेसेंट हैं? बिल्कुल। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, बिल्कुल सही। क्या सर सी और डी भी है एडजेसेंट? बिल्कुल एडजेसेंट है, तो इनका भी सम होगा, ए और डी का सम, ये भी सारे मिला के क्या होंगे, 180 डिग्री होगा। समझ आया? बिल्कुल सर आ गया। अब जब भी हमारे पास 4 साइडेड फिगर होती है, जब भी हमारे पास 4 साइडेड फिगर होती है, उसका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ध्यान से सुनना ये चीज़ मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये आपको अभी यूज़ होगी, आगे अभी ही यूज़ होगी, फिर आप बोलोगे कि ये क्या बता दिया, कहाँ बताया ये। ध्यान से सुनना फिर से। जब भी मैंने क्या बोला, हमारे पास जब भी 4 साइडेड फिगर होती है, एक सेकंड मुझे पेन चेंज करने दो, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक 4 साइडेड फिगर है। क्या बोला मैंने, जब भी मेरे पास एक 4 साइडेड फिगर होती है, अब मेरी मर्ज़ी है इसको मैं लेंथ बोलूँ या इसको मैं विड्थ बोलूँ, इसको मैं हाइट बोलूँ, विड्थ बोलूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्ज़ी होती है। अब मैंने आपको जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था, शायद ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बोला था हाइट जो है वो हमेशा किस पे होती है, 90 डिग्री पे। मतलब अगर 90 डिग्री वाली कोई साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, हम हाइट बोलेंगे। अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा है वो एंगल, तो वो हाइट नहीं मानेंगे उसको। हाइट हमेशा कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे, ये चीज़ याद रखना। तो जो भी 4 साइडेड फिगर बनती है उसका एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर, या लेंथ इंटू हाइट के बराबर, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनेगा तो उसको हाइट बोलेंगे, नहीं तो उसको विड्थ बोलेंगे। अब पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता, आल्दो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे पैरेललोग्राम में एक एक्स्ट्रा हाइट बनानी पड़ती है। क्या बनाना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा हाइट बनानी पड़ती है। तो मैं ऐसे यहाँ से क्या करता हूँ, तो ये जब मैंने यहाँ से हाइट बनाई, हाइट बनाने का क्या मतलब हुआ कि मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब मेरा एरिया किसके बराबर होगा, वही लेंथ इंटू विड्थ वाला हिसाब होता है। तो इसकी लेंथ, ये लेंथ L है, तो इसको मैं ये बेस भी तो बोल सकता हूँ इसको मैं, तो क्या लिखूँगा, बेस
मल्टीप्लाई बाय जो इसकी हाइट होगी, जो यहाँ मैंने हाइट ली, तो इसका एरिया कितना हो गया, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब कभी कभार आपको क्या होगा, क्वेश्चन में क्या किया होगा, क्वेश्चन में उन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए ये वाली साइड दे दी होगी आपको 4 और ये वाली साइड दे दी होगी आपको 6 और बोला होगा कि एक परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ कितनी है, मान लो 8 है, 8 तो हो ही नहीं सकती है, पूरी 4 है, तो मान लो 3 है, मैंने बोल दिया, हो सकती है वैसे, मान लो 3 है। तो अब क्या करना, अब इसको एज ए रेक्टेंगल मत कंसिडर कर लेना कि एरिया निकालने के लिए 6 × 4 कर दूं, नहीं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमको ये हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी, ना कि ये वाली नहीं, ये वाली हाइट हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो एरिया किसके बराबर होगा, 6 × 3 किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा इसका पैरेललोग्राम का एरिया। तो आई होप पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब पैरेललोग्राम से आगे हमारा आ जाता है क्या, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस से पहले आपको मैं स्क्वायर का बताता हूँ। ठीक है, स्क्वायर में क्या है, सारी साइडें बराबर है, ये तो सबको पता है, बस इतना ही पता है सबको, लेकिन सारी साइडें स्क्वायर की क्या होती हैं, बराबर, इतना ही पढ़ते हैं बच्चे, उसके आगे नहीं पढ़ते हैं, और वो कभी कभार हो जाता है यूज़, जब यूज़ हो जाता है तो नहीं आता, फिर मैं बताऊँगा कैसे यूज़ होता है। सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल चारों एंगल कितने हैं इसके, 90 डिग्री है। यहाँ पे भी डायगनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल इक्वल भी हैं। एक तो डायगनल इक्वल है का क्या मतलब हुआ कि BD जो है वो AC के बराबर है, और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको पिछले में बताया, बाइसेक्ट मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, तभी जाके आपके प्रॉपर कंसेप्ट बन पाएंगे मेंसुरेशन के। अब आ जाते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस क्या कहता है, रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम की फॉर्म है। पैरेललोग्राम है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, सारी साइडें बराबर होती हैं। बस रोम्बस का इतना ही पता है लोगों को क्या, आपको भी 70% बच्चा होगा जिसको यही पता होगा सिर्फ। अब ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जैसे किसके होते हैं पैरेललोग्राम के, वैसे ही रोम्बस के भी ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर, और ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर, और किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, जैसे किसके करते थे, स्क्वायर के। समझ आया। एरिया किसके बराबर होता है रोम्बस का, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स जो है इसका क्या है, एरिया है। उसके बाद आते हैं रेक्टेंगल पे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो हमको पता है। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसका भी, ये सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, जैसे स्क्वायर के इक्वल होते हैं वैसे रेक्टेंगल के डायगनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले के बराबर, ये वाला पार्ट इस वाले के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किसी टाइम पे क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा, जो आप उस समय सोचोगे कि अब मैं करूँ क्या इसमें। सपोज मुझे क्या दिया होगा, रेक्टेंगल दिया होगा, ठीक है, उसके बाद मुझे और क्या दे दिया होगा, ये एक डायगनल दे दिया होगा रेक्टेंगल का, मुझे एक साइड दे दी होगी ये मान लो 4, और इसका डायगनल दे दिया होगा कितना, 6। ठीक है, और उसने बोला होगा, या तो उसने बोला होगा कि बताओ दूसरा डायगनल कितना होगा। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, तो अब आप नहीं बता पाओगे कि दूसरा डायगनल कितना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब मान लो ये 4 ना मान के मैं 3 मानता हूँ। 3 क्यों मानता हूँ, अपनी सेफ्टी के लिए माना मैंने, बताता हूँ क्यों। और ये मैंने 10 मान लिया। अब बोला जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, क्या बोला जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। आपको इतना तो पता होगा सबको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, भैया लेंथ इंटू विड्थ तो है, लेकिन लेंथ तो मुझे दी ही नहीं है, मुझे सिर्फ विड्थ दी है, और मुझे डायगनल की लेंथ दी है। डायगनल वाला एरिया तो मेरे पास कोई फार्मूला है ही नहीं है ना। तो इस केस में दिमाग कहाँ चलेगा, इस केस में कैसे ये पॉइंट सारे यूज़ हो गए अभी बताता हूँ। ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब ईच एंगल आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल 90 हुआ। जब ये एंगल 90 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं 6 रखता हूँ, ये एंगल 90 हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सी ट्रायंगल बनी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी क्या नहीं बनी, हाँ सर ये तो आपने बहुत बार बताया है। ठीक है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एक साइड हमारे पास है, दूसरी साइड हमारे पास है, ये मेरी निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अगर पाइथागोरस नहीं लगानी है तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5,
इसको 2 से करूँगा तो 6 8 10, 6 भी है 10 भी है, तो इसका मतलब ये साइड कितनी होगी 8। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा 6 × 8 48, लेंथ इंटू विड्थ 48। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब तक आपको क्या नहीं पता होगा ये रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप दूसरी साइड नहीं निकाल सकते थे। आपको नहीं पता चलता कि आपको पाइथागोरस लगानी है, और जब तक ये नहीं पता चलता पाइथागोरस लगानी है तब तक साइड नहीं निकलती। ठीक है, समझ आ गया। तो स्क्वायर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एनी 4 साइडेड फिगर जो होती है क्लोज्ड फिगर, उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है? 1/2। ठीक है, 1/2 डायगनल। ठीक है, कौन सा डायगनल? ये एक, कोई एक डायगनल, या तो यहाँ से होगा या ए और सी से होगा, कोई एक डायगनल। 1/2 डायगनल, यहाँ पे डायगनल क्या है? BD मल्टीप्लाई बाय जो डायगनल्स पे 2 हाइट बनाई होंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा। फिर मैंने क्या बोला था आपको कि हमेशा हाइट क्या होगी? 90 डिग्री पे होगी, हमेशा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 1/2 डायगनल इंटू सम ऑफ जो भी इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने 2 ड्रॉ किए होंगे। ठीक है, समझ आ गया? ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है। उसके बाद आ गया ट्रेपीजियम पे। इसमें आपको अब सिर्फ इतना, ये ट्रेपीजियम नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही जान लिया तो ये ट्रेपीजियम है, इतने में नहीं बनता ट्रेपीजियम का, बहुत कुछ जानना पड़ता है। इफ़ 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पेयर जो है वो पैरेलल है तो उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या था, एक पेयर क्या था, ये क्वाड्रिलेटरल है, सपोज 4 साइडेड फिगर है, क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैंने बोल दिया इसका एक पेयर मतलब 2 साइडें, अगर इसके 2 साइडें जो हैं ऑपोजिट साइड्स वो क्या है? पैरेलल है, तो इसको अब मैं क्या बोलूँगा? ये मेरे क्या बन गई? ये मेरी बन गई ट्रेपीजियम। जो बाकी दोनों साइड बची उसको क्या बोलते हैं? ओब्लीक साइड्स। ठीक है, पैरेलल को छोड़ के जो 2 नॉन पैरेलल साइड बची उसको क्या बोलते हैं? ओब्लीक साइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर पॉइंट देखना ध्यान से, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द 2 ओब्लिक्स आर ज्वाइंड, अगर मैं मिड पॉइंट 2 ओब्लिक्स के ज्वाइन कर दूं इन दोनों को, देन इट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, जैसे सपोज मैंने इसका नाम दे दिया ABCD, इसके दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, E और F नाम दे दिया। अगर मैंने इसको ऐसा नाम दिया है तो ये जो EF बनेगा वो किसके बराबर होगा? 1/2, इसकी एवरेज 1/2 ऑफ किसकी एवरेज? जो 2 पैरेलल साइड्स हैं AB प्लस CD, इसके बराबर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, ये जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो किसके बराबर होगा? EF 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बराबर। समझ आया? नेक्स्ट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन इन बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं बिटवीन द 2 पैरेलल साइड, जैसे मैंने इस डायग्राम में किया नीचे, ये मैंने EF नाम दिया, इसका मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब मैं ये मिड पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? कहीं से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, सच दैट इट इज़ पैरेलल टू बोथ द पैरेलल साइड्स। ये लाइन क्या होगी? दोनों पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगी। ठीक है, ये लाइन क्या होगी? दोनों पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगी। एंड ऑल्सो डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इन द रेशो M/N। मतलब जो 2 पैरेलल लाइन, इसके बीच में जो डिस्टेंस है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करता होगा किस रेशो में? M रेशो में और N रेशो में। आप N ऊपर वाला भी ले सकते हो, M नीचे वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन जो है, मतलब लेंथ ऑफ द लाइन मतलब EF जो है वो किसके बराबर होगी? M। ये M जो आ गया, ठीक है। अब M के साथ, M जो है वो किस लाइन के साथ है? शॉर्टर के साथ, लेकिन इसके साथ क्या लेंगे? लॉन्गर साइड। तो M डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? M प्लस N। M किस साइड के साथ है? शॉर्ट के साथ, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लॉन्ग साइड के साथ। प्लस N डिवाइडेड बाय M प्लस N। N किस साइड के साथ है? लॉन्ग के साथ, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? शॉर्ट साइड। ये क्वेश्चन कभी आपको आ जाएगा ना एग्जाम में, तो मैं लिख के देता हूँ आपको, 99% बच्चा जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं होगी, ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी ये, क्योंकि कोई भी पढ़ाएगा नहीं ना आपको। ये बहुत रेयरली आपको किसी बुक में दिखेगा, लेकिन ये आपको दिखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन का, वो आपको इतना पढ़ाऊँगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आपको भूलने वाला नहीं है वो चीज़ें। अभी तो हम एक बार पढ़ रहे हैं, हम जब रिवीजन करेंगे, जब हम इसके MCQs लगाएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये भी हो गया आपके पास, ट्रेपीजियम का आपको पता चल गया। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का पता चल गया, स्क्वायर का चल गया, रेक्टेंगल का चल गया, रोम्बस का चल गया, पैरेललोग्राम का आपको पता
चल गया। अब आपको मेन चीज़ें जो हैं, मेन फिगर जो हैं वो सबकी पता चल गई। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, अब आते हैं हम इन पे एरिया और इस पे। अब स्क्वायर मैंने बता दिया आपको, स्क्वायर मैंने क्या बताया कि सारी साइडें बराबर होती हैं, ये एंगल 90 होता है, ये वाले एंगल सारे कितने होते हैं, 90 होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, कितने पे, 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अब एरिया किसके बराबर होता है, मैंने क्या बोला, एरिया बराबर होता है हमेशा लेंथ इनटू विड्थ। अब इसकी लेंथ भी कितनी है, ऐसे होता है, इसकी लेंथ भी कितनी है s, इसकी विड्थ भी कितनी है s, क्योंकि सारी बराबर है साइडें, तो इसीलिए लेंथ इंटू विड्थ जब मैं करूंगा तो s इंटू एस किसके बराबर आ जाएगा, s का स्क्वायर। और पेरीमीटर आपको पता क्या होता है, सम ऑफ 4 साइड्स, 4 है या 3 है, जितनी भी साइड है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस कितना आ जाएगा आपके पास, 4s आपके पास आ जाएगा। रेक्टेंगल, अभी बोला रेक्टेंगल एरिया किसके बराबर होता है, हमेशा लेंथ इंटू विड्थ के बराबर, तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर। और पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली विड्थ। तो किसके बराबर आ जाता है ये, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो लेंथ प्लस विड्थ आ गया। अब बात करें ट्रायंगल की, जब मैंने ट्रायंगल पढ़ाया था तो आपको मैंने पढ़ाया था इसमें कि हीरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया। हीरोन्स फार्मूला में एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ये पूरा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये है पेरीमीटर। जब इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, सेमी पेरीमीटर। ये क्या है हमारे पास, पेरीमीटर। ये क्या बनता है हमारा फार्मूला, तो ये पेरीमीटर आ गया, ये किसका बन गया, एरिया का फार्मूला। ये आ गया स्केल एंड ट्रायंगल के केस में। अब हम आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस का भी हम सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, यही यूज़ करेंगे हम हीरोन्स फार्मूला। और अगर मैं इसका पेरीमीटर बोलूं तो a प्लस b, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ a प्लस b, क्योंकि दो साइडें क्या हैं, बराबर हैं, आइसोसेलेस है, तो इसीलिए इसका पेरीमीटर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब मैंने ट्रायंगल में पढ़ाया था तो उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि एरिया कैसे आता है इसका, √3/4 a²। अब ये पेरीमीटर किसके बराबर होगा, a प्लस a, तो 3a आ गया, ये तो सबको पता है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल, अभी मैंने क्या बोला, एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी ट्रायंगल वाला सिचुएशन आएगा, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री वाली, तो ये क्या आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर या फिर हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किसका आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये पैरेललोग्राम मैंने बताया। अब ये वाली, अब सर आपने मान लो ये मैंने बेस लिया, ये मैंने बोल दिया कुछ, इसको ए बोल दिया, सपोज कर लो मैंने इसको ए बोल दिया। अब सर आपने जो इसका एरिया लिया तो बेस तो ठीक है, बेस इंटू ए क्यों नहीं किया, बेस इंटू हाइट क्यों किया आपने, मेरे को तो यहाँ ए दिख रही है हाइट। अभी मैंने आपको पीछे बताया हाइट क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री यहाँ पे नहीं है। अगर ये 90 पे होता तो मैं इसी को हाइट मानता, लेकिन ये 90 पे नहीं है, इसीलिए मुझे पैरेललोग्राम में क्या बनाना पड़ता है, एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है जो कि 90 डिग्री पे हो, जो कि हमारा हाइट का काम करे। इसीलिए एरिया क्या आता है, बेस इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, वैसा वाला सिस्टम है सेम। ठीक है, उसके बाद आ गया रोम्बस। रोम्बस का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, इनका प्रोडक्ट करके जो आएगा वो होगा एरिया। और स्क्वायर का, ये पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है वही, क्योंकि सारी साइडें क्या होती हैं इसकी, बराबर होती हैं। उसके बाद ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब दोबारा यही 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, ऐसे एरिया जनरली क्या हम एरिया क्या बोलते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, किसका, ट्रायंगल का बोलते हैं। इस केस में क्या होगा, बेस वाला क्या होगा, इन दोनों का सम। इस केस में बेस क्या होगा, इन दोनों का सम किसका, पैरेलल साइड्स का, नॉन पैरेलल का नहीं, पैरेलल साइड्स का सम, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमेशा देखो, अब यहाँ पे 90 नहीं है ना, यहाँ पे 90 नहीं है, तो मैं इसमें से कोई भी हाइट नहीं ले सकता, इसलिए मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, जो कि क्या हो, 90 डिग्री पे हो। परपेंडिकुलर 90 पे ही होता है, जो कि क्या है, h है। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1/2 पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या आ गया, सारे साइड्स का सम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आई होप आपको ये समझ आया है। तो मेंसुरेशन 2D जो हमारा है, 2D में हमारी इतनी ही चीज़ें आती हैं। अब क्वेश्चन इसके किस तरीके से बनते हैं वो क्वेश्चन हम MCQ वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको समझ तो आया होगा कि किस तरह से ये आती हैं चीज़ें। सबसे पहले मेन ज़रूरी क्या है आपको, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नीचे फार्मूले ये अपने आप निकलेंगे। सर्कल है तो आपको पता है, इसको मैं पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है कि πr² होता है और 2πr इसका सर्कमफ्रेंस है। ये तो सबको बच्चे को पता है इसमें, इसीलिए मैंने ये बोला भी नहीं, लिखना मुझे पड़ेगा क्योंकि नोट्स हैं।
ये सबको पता है। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने हैंड रिटन लिखी है ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि स्क्वायर की पैरेलल्स, स्क्वायर की साइड जो है इक्वल होती हैं, हर एक एंगल 90 होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मैं बताऊँगा इन पे क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं। अब अगर आप यही ट्रायंगल ले लो, सपोज करो आप यही ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जिसमें स्क्वायर दिया हो और इस ट्रायंगल के बारे में जिक्र हो। अब इस ट्रायंगल के बारे में जिक्र होगा तो ये एंगल 90 जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये नहीं पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगी, तब तक आप यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगा सकते। जब तक पाइथागोरस नहीं लगा सकते तब तक आप यहाँ से कुछ निकाल ही नहीं सकते। समझ आया क्या बोला मैंने? अभी मुझे बोल दिया जाए कि स्क्वायर का एरिया निकालो तो मुझे साइड दी ही नहीं है, क्या बोल दिया जाए? मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक सपोज करो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये मेरे पास है स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे दिया है डायगोनल्स, ठीक है। अब ये मुझे क्या दिया है, सपोज करो मुझे डायगोनल दे दिया है 2√2, क्या दिया है मुझे डायगोनल 2√2। अब मुझे बोला गया है कि इसका एरिया निकालो, तो मुझे तो एरिया यही पता होता है कि भाई साइड स्क्वायर है, मुझे तो एरिया यही पता होता है ना, साइड स्क्वायर है, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या करना है, मुझे नहीं पता होता। तो या तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका ये एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल जब 90 डिग्री होता है इसका मतलब ये पूरी जो ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल क्या बनेगी, ये पूरी ट्रायंगल क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये पूरी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इसका मतलब मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। इसको मैं रख लेता हूँ ए, इसको भी मैं रख लेता हूँ ए, तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको मैं करूँगा जब, तो क्या आएगा 4 × 2 8 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। 2 से 2 कटा तो ए किसके बराबर आ जाएगा, +-2, माइनस तो साइड हो नहीं सकती कभी भी, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई 2, ये साइड कितनी आ गई 2। अब एरिया किसके बराबर होगा, साइड स्क्वायर मतलब 4 होगा कि नहीं। अगर ये नहीं करना है, और भी तरीके हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, बोला था। अगर ये पूरा 2√2 है, इसका मतलब इसका एक हिस्सा कितना होगा, √2, और दूसरा हिस्सा भी कितना होगा, √2। अब ये अगर √2 है, डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये भी कितना होगा, √2 होगा कि नहीं। अब ये ट्रायंगल क्या है 90 डिग्री, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2। यहाँ से भी साइड निकल सकती है। तो आपके पास एक क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको उतना कंफ्यूज करूँगा ही नहीं जितनी आपको ज़रूरत नहीं है। जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही दूंगा, लेकिन इतना ऊपर भी नहीं दूंगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो ये चीज़ें आपको सारी जो है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप खुद लिखो, लिख के इसको 2 से 3 बार देखो, उसके बाद ये आपको चीज़ें रट जाएंगी दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मैंने रटाई हुई हैं, लेकिन ये एक बार लिखोगे, 2 बार लिखो, लिखना तो एक ही बार है, एक बार देखो 2 बार देखो, ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसमें से समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका मन चाहे तो, और शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ मैं। मेंसुरेशन 2D जो है वो हमारा लगभग हो गया है। MCQ इसके बचे हैं, मेंसुरेशन 2D के MCQ। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ पहले मेंसुरेशन 3D ही पढ़ा दूंगा, नोट्स उसके तैयार हैं। मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन 2D और 3D के सब मैं सेम ही MCQs ला दूंगा एक ही वीडियो में, या फिर 2 वीडियोस कर लेंगे और MCQs ले आऊँगा उसके बाद। ठीक है, जैसे भी ठीक लगेगा वो मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, जो JKP कांस्टेबल है रनिंग अपनी कंटिन्यू रखो। सुबह भी रनिंग करो, इस समय जिसका टाइम अभी भी 7:30, 8, 7 ये पहुंच रहा है, वो इस समय सुबह रनिंग करे। ठीक है, मॉर्निंग में, और शाम में जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज ये सब कर सकता है, 2 टाइम दे सकता है। इस समय बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत कम टाइम है इस समय टाइम, वो इन चीज़ों को दे सकता है 2-2 बार। ठीक है, बाहर निकलो, रनिंग करो, इंजरी मत कराना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं।